प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने बड़ा खुलासा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में मार्कंडेय काटजू का लेख छपा है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या यूपीए की सरकार को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक जज को प्रमोशन दिया गया। जस्टिस काटजू ने ये कहा है कि राजनीतिक पहुंच की वजह से भ्रष्टाचार के एक आरोपी को पहले सीधा डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया और बाद में मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले काटजू मद्रास हाई कोर्ट में जज थे। साथ ही बता दें कि जस्टिस काटजू का आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपी जज को इसलिए बचाया गया क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज रहते हुए तमिलनाडु के एक बड़े नेता को जमानत दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस काटजू ने बड़ा खुलासा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका लेख छपा है आज। क्या कुछ लिखा है आपको बता दें। राजनीतिक पहुंच की वजह से भ्रष्टाचार के एक आरोपी को पहले सीधा जिला जज बना दिया गया और बाद में मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया। राजनीतिक पहुंच के चलते यह हुआ है। साथ ही लिखते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी जज को इसलिए बचाया गया क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के एक बड़े नेता को जमानत दी थी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू का यह लेख है जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। सिर्फ राजनीतिक पहुंच के चलते एक शख्स को बना दिया जाता है एडिशनल जज और उसके बाद एक के बाद उसे प्रमोशन दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी जज को प्रमोशन दिया, यह खुलासा किया है काटजू ने। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे अपने इस लेख में जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने यह लिखा है कि उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आईबी से जांच के लिए भारत के उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरसी लाहोटी से गुजारिश की थी। काटजू का कहना है कि कुछ हफ्ते बाद जस्टिस लाहोटी ने उन्हें बताया कि उनके आरोप सही हैं। जस्टिस काटजू का कहना है कि एडिशनल जज के तौर पर 2 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उस जज को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने भ्रष्टाचार के आरोपी उस जज को हटाने की सिफारिश सरकार से की थी। उस वक्त यूपीए की सरकार थी और सरकार को तमिलनाडु की एक पार्टी सरकार को समर्थन दे रही थी। जस्टिस काटजू के मुताबिक जब उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क जा रहे थे तो तमिलनाडु की पार्टी के मंत्रियों ने उनसे कहा कि अगर उस जज को एक्सटेंशन नहीं मिला तो न्यूयॉर्क से उनके लौटने से पहले सरकार गिर जाएगी। जस्टिस काटजू के मुताबिक ये सुनकर मनमोहन सिंह घबरा गए, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। साथ ही बता दें कि जस्टिस काटजू के मुताबिक यूपीए सरकार में कांग्रेस के वो मंत्री उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लाहोटी के पास गए और सरकार पर संकट की बात बताई। इसके बाद जज को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया और यही नहीं, बाद में भ्रष्टाचार के आरोपी उस जज को स्थायी कर दिया गया और दूसरे हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया। और निपुण सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। निपुण, ये बड़ी खबर है, आपसे एक बार बारीकी से ये खबर जानना चाहेंगे, क्या कुछ छपा है लेख में? देखिए, लेख में जो बातें छपी हैं वो यही है कि जिस दौर में आरसी लाहोटी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे या भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और मार्कंडेय काटजू मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस दौर में एक जज को लेकर, एक अतिरिक्त जज को लेकर हाईकोर्ट में पहले अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्ति होती है और बाद में उनके काम को देखते हुए उन्हें स्थायी किया जाता है। तो एक अतिरिक्त जज को लेकर जस्टिस मार्कंडेय काटजू को कुछ शक हुआ, कई शिकायतें उनके पास आई। एक जांच के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि इस जज के बारे में जांच कराई जाए और जांच आईबी ने की। आईबी की जो रिपोर्ट थी वो भी उस जज के खिलाफ गई और उसके बाद कॉलेजियम ने उस जज को स्थायी करने से, सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम जो ये तय करती है कि किस जज की नियुक्ति होगी, किसे स्थायी किया जाएगा और किसे सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, उस कॉलेजियम ने ये सिफारिश की कि इस जज को स्थायी ना किया जाए। लेकिन तभी तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी, बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कि सरकार को समर्थन दे रही थी और जिसके समर्थन से सरकार चल रही थी, उस पार्टी की तरफ से हस्तक्षेप हुआ। सरकार को यह कहा गया कि अगर इस जज को सेवा विस्तार नहीं दिया गया तो समर्थन वापस लिया जा सकता है। इसके बाद एक पैनिक की स्थिति बनी, जैसा जस्टिस मार्कंडेय काटजू दावा कर रहे हैं अपने लेख के जरिए, और
सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी को संपर्क किया गया और कहा गया कि अगर ऐसा इस जज को सेवा विस्तार नहीं दिया गया तो सरकार पर संकट आ सकता है, राजनीतिक संकट आ सकता है, जिसके बाद जस्टिस लाहोटी ने 1 साल का सेवा विस्तार दिया। इसके बाद दोबारा जस्टिस वाई के सब्रवाल ने भी सेवा विस्तार दिया उस जज को और आखिरकार जस्टिस बालाकृष्णन के दौर में उस जज को स्थायी कर दिया गया, हालांकि मद्रास हाईकोर्ट से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये सारा विवाद है और ये जो विवाद जिसके बारे में लिखा है जस्टिस काटजू ने, ये इशारा करता है कि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की जो है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो निष्पक्ष होकर और 3 जज या 5 जज अलग अलग मामलों में, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए 5 जजों की कॉलेजियम होती है, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए 3 जजों की कॉलेजियम होती है। तो कॉलेजियम जो वरिष्ठतम जजों की होती है वो निष्पक्ष होकर और बिल्कुल दुनिया से कटकर अपना काम करती है, उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन जस्टिस काटजू का ये लेख इस ओर इशारा कर रहा है कि सरकार की दखलंदाजी इस प्रक्रिया में होती है। जी, तो इस पूरी खबर को जाने तो निष्कर्ष ये निकलता है, इस खबर को यही समझा जा सकता है कि सिर्फ राजनीति में पहुंच के चलते पहले बना दिया जाता है जिला जज, उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज बना दिया जाता है। निपुण, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मैं रुक करूंगी विजय विद्रोही, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजय, ये बड़ा खुलासा किया है जस्टिस काटजू ने अपने इस लेख के द्वारा। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इतनी देरी के बाद, एक लंबे समय के बाद बड़ा खुलासा कर रहे हैं, तो इतनी देरी के बाद क्यों? हाँ, यही सवाल उठता है कि इतनी देरी के बाद ये खुलासा क्यों हो रहा है और इतनी देरी के बाद भी आधा अधूरा खुलासा हो रहा है। अगर जस्टिस काटजू के दावों में दम है तो कई सवाल उठते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने जो दावे किए हैं उसमें भी कई पेच दिखाई देते हैं। मसलन वो जिस बड़ी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो डीएमके हो सकती है, जिसके 18 सांसद थे, लेकिन यूपीए 2 के कार्यकाल में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि डीएमके अगर समर्थन वापस ले लेती तो सरकार गिर जाती। हालांकि बाद में उन्होंने समर्थन वापस भी ले लिया था ए राजा की गिरफ्तारी के बाद, लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी और मायावती के सांसदों के सहारे चलती रही थी। तो पहली बात ये सवाल उठता है कि आखिर यूपीए सरकार को एक पार्टी के कहने पर किसी एक जज के पक्ष में 3-3 बार क्यों उस पार्टी को की बात माननी पड़ी। और फिर जस्टिस काटजू कहते हैं कि एक बड़े नेता की जमानत के पक्ष में फैसला दिया था उन जज साहब ने। तो ऐसा वो कौन सा केस था? क्या इतना बड़ा केस था कि उसमें अगर जमानत नहीं मिलती तो उस नेता को कई सालों साल जेल में रहना पड़ता, या फिर मामूली सा वो केस था? अगर मामूली सा केस था तो फिर उस केस के अंदर एक जमानत के जरिए राहत देने के बदले में इतने सारे एहसान, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कुछ सवाल उठते हैं। लेकिन इससे अगर सारी बातों में सच्चाई है तो फिर बड़े सवाल होते हैं कि राजनीति में किस ढंग से जुडिशरी का भी इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति में कैसे जुडिशरी को भी प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, और जुडिशरी प्रभावित भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3-3 जज सरकार से आग्रह करती है और बात मान लेती है, तो इस पर भी बड़े सवाल उठते हैं कि जुडिशरी और राजनीति के क्या संबंध है, और गठबंधन की राजनीति के दौर में मनमोहन सिंह सरकार कैसे कैसे घुटने टेकती रही, भ्रष्टाचार के आरोपी किसी जज को के पक्ष में बड़े बड़े फैसले करती रही। अगर जस्टिस काटजू की दावों में सच्चाई है तो ये बड़ा सवाल भी उठता है जिस पर बहस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जस्टिस काटजू ने जब इतना खुलासा किया है तो उनको और ज्यादा पूरा खुलकर खुलासा करना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया विजय जानकारी देने के लिए। तो अब जब ये पूरा खुलासा उठा है, खुलासा किया गया है जस्टिस काटजू के द्वारा, तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन पूरी खबर को जाने तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सिर्फ राजनीति में पकड़ के चलते, पहुंच के चलते एक शख्स को किस तरह से प्रमोशन मिलता गया, इस पर पूरा खुलासा किया है आज काटजू ने। यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें कि किसी भी खबर को आप विस्तार से पढ़ सकते हैं और इस खबर को विस्तार से जान सकते हैं एबीपी न्यूज की वेबसाइट abpnews.in पर लॉग इन कर।